आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है इट इज़ इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड हार्डवेयर। मतलब कि जो हमारे यूजर्स हैं और हमारे जो सिस्टम का हार्डवेयर है, मान लेते हैं ये हमारा एक हार्डवेयर का एक सिस्टम का हार्डवेयर है और ये हमारे कुछ यूजर्स हैं। इनके बीच का जो इंटरफेस है इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। सिंपली मतलब ये है कि हमारे जो यूजर्स हैं वो हार्डवेयर को कैसे एक्सेस करेंगे, वो करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन बेसिक डेफिनेशन होता है इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड हार्डवेयर। और या फिर हम बोल सकते हैं इट प्रोवाइड्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ इंटरमीडिएट फॉर द यूजर्स टू एक्सेस हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स टू एक्सेस द हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम। जो है जैसे कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुका है, सब लोग मोबाइल और टेलीफोन्स और लैपटॉप्स यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का दूँ, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग आजकल यूज़ करते हैं, जो जनरल है वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और आईफोन का है मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, पर ये दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं। और विंडोज़ फेमस है अपनी फंक्शनैलिटीज़ के लिए और मैक ओएस फेमस है अपनी फैसिलिटीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं इनके बारे में आगे कि फंक्शंस होते क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो फंक्शंस के बारे में बात करते करते ये देखते हैं और आगे आने वाले वीडियोस हम ये भी देखेंगे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। और फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो प्रोसेस मैनेजमेंट। कि जो भी हमारे प्रोसेसेस चल रहे हैं एक सिस्टम में, या फिर जो प्रोसेस हम चलाना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में या एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उस सिस्टम में, वो सब एक सिस्टम में वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है, मतलब कि प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। अब बात करें तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंक्रोनाइजेशन इज ऑल्सो डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। और मेमोरी मैनेजमेंट इज ऑल्सो परफॉर्म बाय। इन सारे फंक्शंस के बारे में मैं अलग अलग से बताता चलूँगा। CPU शेड्यूलिंग, ये जितने भी फंक्शंस हैं, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, पर ये जो मेन जो फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, इनके सबसे पहले है प्रोसेस मैनेजमेंट। मतलब कि कौन सा प्रोसेस जो है वो सबसे पहले परफॉर्म होगा, कौन सा उसके बाद परफॉर्म होगा। और यही चीज़ CPU शेड्यूलिंग करता है कि प्रोसेस को शेड्यूल करता है कि फर्स्ट नंबर पे P1 जाएगा, सेकंड नंबर पे P2 जाएगा, थर्ड नंबर पे P3 जाएगा। इसको प्रोसेस शेड्यूलिंग करते हैं कि प्रायोरिटी के बेसिस पे मान सकते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो शेड्यूलिंग का मतलब होता है वो शेड्यूल करता है अलग अलग प्रोसेस को एक सिस्टम में कि वो कौन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, किस टाइम पीरियड तक एग्जीक्यूट होगा, और फिर ऐसे ही आगे अपने प्रोसेस को करता है। बात करें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब सबको पता होता है क्या होता है, कि हम अलग अलग जो प्रोसेस हैं उनको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। कि जो एक तरीके के प्रोसेस हैं, अगर हमें इन प्रोसेस की ज़रूरत है तो पहले सिंक्रोनाइज करके सबसे पहले ये परफॉर्म किए जाएंगे। अगर हमें इन प्रोसेस की पहले ज़रूरत है एग्जीक्यूशन के, तो सबसे पहले ये परफॉर्म किए जाएंगे। और ये चीज़ मैनेज करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, ये देखिए। और मेमोरी मैनेजमेंट जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि उनको मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पता होगा कि एक हमारे सिस्टम के पार्ट में मेमोरी कितना यूज़फुल होता है। यूज़फुल क्या, एक सबसे यूनिक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है सिस्टम का, वो मेमोरी ही होता है। जब भी हम कोई नया डिवाइस लेने जाते हैं, फ़ोन लेने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं, हम सबसे पहले पूछते हैं कि इसकी मेमोरी कितनी है, क्योंकि रैम कितनी है, रोम कितनी है, उसकी फंक्शनिंग और उसकी स्पीड, उसका एग्जीक्यूशन टाइम, ये सब इन चीज़ों पे मैटर करता है। हाँ, तो मैंने बता दिया प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, उसके बाद CPU शेड्यूलिंग के बारे में। फिर एरर डिटेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, कि एरर डिटेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई भी एरर्स हमारे एक सिस्टम के अंदर आ रहे हैं तो उनको मैनेज करना, सबसे पहले तो डिटेक्ट करना। अब एरर्स क्या होते हैं, एरर्स वो होते हैं कि हम एक प्रोसेस है P1, हम वो ऐसा करें, एग्जीक्यूशन करने के बाद हमारे पास जो प्रोसेस है वो इस स्टेट में बन करके P1 आए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो एग्जीक्यूशन, सबसे पहले हमारे पास P1 प्रोसेस है,
उसको हमने एग्जीक्यूशन फेज में डाला कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ में कि ये चीज़ इसमें परफॉर्म होनी चाहिए, और उसके बाद वो P1 इस फॉर्म में बदल गया। पर एरर्स क्या होते हैं? एरर्स अगर यहाँ पर ऐड हो जा रहे हैं तो इनमें काफ़ी सारे अनवांटेड चेंजेस एरर्स की वजह से आ जाते हैं। अनवांटेड चेंजेस, और अनवांटेड चेंजेस का मतलब ये है कि हमें ये नहीं चाहिए होते हैं, हमें इनको हटाना होता है जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो सके। हाँ, एक केस ये भी होता है इसमें एरर डिटेक्शन मैनेजमेंट में कि मैक्सिमम टाइम हम ज़ीरो एरर जो होता है कभी भी रीच नहीं कर पाते हैं। उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, वो आगे आने वाले हम टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं, जैसे कि हम एरर को जीरो के स्टेट में क्यों नहीं पा सकते, जो कि हमारा एक आइडियल स्टेट होता है। तो ये तो रहे अलग अलग 5 फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है। और इसके आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड हार्डवेयर। मतलब कि हमारा एक यूज़र रहेगा, हमारा एक हार्डवेयर रहेगा, और इन दोनों के बीच के जो इंटरफेस है इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन के हिसाब से यही बनती है। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी तो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये मतलब बन के आता है। पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको अब बना के बताता हूँ। सिमिलर इसी तरीके का होता है, ये एक ओवरव्यू है, पर मैं अब इसको अच्छे से डिफाइन करता हूँ इसके अलग अलग स्ट्रक्चर को। हमारे पास मान लेते हैं काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कोई एक सिस्टम है, मान लीजिए लैपटॉप है या फिर कोई फ़ोन है, उसमें काफ़ी सारे यूज़र्स हो सकते हैं, या काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, या काफ़ी सारे उसको फंक्शंस दिए जा सकते हैं कि परफॉर्म करो, ये परफॉर्म करो, ये करो, ये करो, ये करो। वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको कि हम ये कह सकते हैं कि लैपटॉप में हमको एक डेस्कटॉप खोलना है, दूसरी जगह हमको पीछे गाने भी चलाने हैं, तीसरा फंक्शन हमको ये करना है कि पीछे हमें कुछ चीज़ें डाउनलोड भी करनी है, फाइल्स। तो ये सारे फंक्शंस जो कर रहा है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन जो दे रहा है, वो सिस्टम में जा रहे हैं, तो हम एक साथ भी काफ़ी सारे कर सकते हैं। अब बात ये जो इसके इस चीज़ से रिलेटेड जो बात है वो मैं आगे आने वाले टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बताऊंगा काफ़ी डिटेल में। अब यहाँ पे हमारे रहते हैं एप्लीकेशंस और रहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सबको पता है कि एक सिस्टम क्या होता है। अब बात आती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहा हमारा, और ये किसके साथ यूजर्स ने अपना कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजी, वो कंपाइल हुए सिस्टम सॉफ्टवेयर में, कंपाइल हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जो कि कनेक्ट हो जा करके हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम से। सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, और रियल स्ट्रक्चर हमारा सिमिलर टाइप से ही थोड़े सारे कॉम्प्लेक्सिटीज और थोड़ा डेफिनेशन वाइज बताते हुए ऐसा हो जाता है। तो मैं अब ओवरव्यू दूंगा कि आज हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड नंबर पे हमने अलग अलग जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर पढ़ा कि अलग अलग एग्जांपल्स जो हमारे रियल लाइफ में क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे मैक ओएस और विंडोज़ और एंड्रॉयड ओएस, ये सब हम जो यूज़ करते हैं। फिर मैंने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हमने इन 4 टॉपिक के बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लिया, और आगे आने वाले टॉपिक्स में हम काफ़ी डीप में जा करके और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। थैंक यू।